उत्तर प्रदेश में अपने अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है, नाम का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। और बताया यह गया कि देखिए वो आरएसएस में रहे हैं, वो वीएचपी से भी उनका ताल्लुक रहा है, अशोक सिंघल ने उन्हें पाला पोसा, काफी कुछ उन्हें ज्ञान दिया, साथ ही साथ उन्होंने चाय भी बनाई है, उन्होंने अखबार भी बेचे हैं। वो ओबीसी या पिछड़ी जाति से आते हैं, कोयरी जाति से, जिसके बारे में कहा जाता है कि यादवों के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे बड़ी पिछड़ी जाति है। लेकिन ऐसे में भारतेंद्र सिंह, विकास का मुद्दा कहां चला जाता है? विकास की तो कहीं बात ही नहीं हुई। नया सूबे का अध्यक्ष आ रहा है और विकास कौन? आप बात करने देंगे तो कर पाएंगे साहब। आप प्रश्न ही पूछेंगे, ऐसे जब मैं जवाब दूंगा या हमारी पार्टी का कोई भी वक्ता जवाब देता है तो आप कहते हैं ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। विकास की बात है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हमारा एजेंडा, सरकार का एजेंडा, पार्टी का एजेंडा केवल एक है और वो है विकास, विकास और विकास। विकास यहाँ बता रहे हैं जाति, उनकी जाति ये है, वो वीएचपी से जुड़े हैं तो मंडल भी कमंडल भी, केंद्र में तो कमंडल मंडल है, विकास कहाँ है? साहब आप कह रहे हैं जाति, मोदी जी की क्या जाति थी कोई जानता नहीं था, आप बताने लगे बाद में। आपने पूछी तो लोगों ने बताई, हमें तो मालूम नहीं थी। मुझे तो आज तक नहीं पता है केशव प्रसाद मौर्य जी की सही जाति क्या है। आप बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कोयरी हैं, कभी कह रहे हैं कुर्मी हैं, कभी कह रहे हैं क्या है। नहीं कोयरी हैं, हाँ। खैर पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि शाक्य हैं या मौर्य हैं या कोयरी हैं। और आखिरकार इन नाम के आगे ये मतलब काम क्या करती है ये? तो यही तो बताया क्या जब ऐलान हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकायदा आपके लोगों का परिचय ये था। विकास की बात कहां जाती है? विकास की बात है, निश्चित है। मैंने जैसे अभी कहा, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं निकाली हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना है कि हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में बिजली पहुंचे, हर महिला को गैस कनेक्शन दी जाए, हर सड़क को, हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाए, गरीबों को अच्छी चिकित्सा के लिए बीमा दिया जाए। जो जवान है उन्हें 1 लाख, जो वृद्ध है उन्हें 1.5 लाख तक का चिकित्सा का, 12 रुपए में बीमा योजना गरीबों के लिए, अनेकों योजनाएं, जनधन योजना है जिसमें बैंक अकाउंट तमाम लोगों के खोले गए हैं, अनुदान सीधा लोगों की बैंक में जाए। और जो आप अभी अभी कह रहे थे गन्ने की पेमेंट नहीं हुई, गन्ने की पेमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपया, 1,500 करोड़ रुपया लखनऊ में पड़ा है, मगर वो किसानों के नाम और उनके खातों के नंबर प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। अभी तक पहली किस्त 6,000 करोड़ रुपए की 1,500 करोड़ रुपए भी प्रदेश सरकार यूज नहीं कर पाई है। जब ये एक दफा इस्तेमाल हो जाएगा तभी अन्य दूसरी राशि। मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है नावेद सिद्दीकी। क्या ये उत्तर प्रदेश का मिसफॉर्च्यून है कि उत्तर प्रदेश में विकास कहीं पीछे चला जाता है? जैसे जैसे चुनाव आते हैं, अब बीजेपी मंडल कमंडल, आप अपना यादव मुस्लिम वोट बैंक की बात करेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलेगी कांग्रेस, अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक को किसी न किसी तरह से वापस खींचने की कोशिश करेगी, विकास कहीं गायब हो जाता है। ये हकीकत है क्या? ये कड़वी हकीकत है क्या? संदीप भाई, ऐसा है कि हम लोग किसी एक को लेकर के बात आगे नहीं बढ़ रही है। हमारे मुखिया का एक ही कहना है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये जो दूसरे लोग जो कार्ड खेलते हैं, आजकल जो एक नया वर्ड आ गया है पॉलिटिक्स में कि कार्ड, हम इसका कार्ड खेलेंगे, तो ये कार्ड अब खेला जा रहा है राजनीति में, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो और तो काम होना चाहिए विकास का। विकास के मामले में हम लोग पीछे नहीं है संदीप भाई। देखिए हमने संदीप भाई 5 साल की सरकार में 3 साल में हमने वादे पूरे कर दिए। हम वादे पूरे करके प्लस में चल रहे हैं। आज जनता ना हिंदू को देख रही है, ना मुस्लिम देख रही है, पता नहीं वादे पूरे किए हों या ना किए हों। आज जनता देख रही है हर घर में रोटी हो। नौजवानों को सुनिए, नहीं मेरी नौजवानों को अगर आप लगातार न्यूज 24 देखते हो तो मेरा ये कार्यक्रम है नेशनल न्यूज सेंटर, उसमें मैंने लीड स्टोरी चलाई थी कि इस वक्त मुलायम सिंह यादव परिवार के 28 सदस्य या तो सांसद या विधायक या पार्षद हैं। तो परिवार का भला हुआ हो या ना हुआ हो, सबको आप साथ लेकर चलते हो या ना चलते हो, मुलायम सिंह यादव परिवार तो साथ चलता है। एक बात साफ हो गई है। विकास भी हुआ उनका, हाँ उनका भाई जो आता है
लोकतंत्र है संदीप भाई, ये लोकतंत्र है। अच्छा। लोकतंत्र में हमने किसी को सीधे नॉमिनेट नहीं कर दिया है। परिवार लोग तंत्र है कि जीत के आ लोकतंत्र रहे है? हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, अभी ये बताइए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी छोटी बहू को टिकट दिया है। हाँ। अब उस पर यह कहा जा रहा है कि देखिए अपनी बहू को ले आए, लेकिन ये कितनी टफ सीट दी है उन्होंने, ये देखिए। उन्होंने अच्छा। कहा कि नहीं, आप जाओ जनता के बीच, जनता क्या डिसाइड अंदर की करेगी। बात आप वो भी चाहते जानते हैं, तो मैं भी बना जानता हूं, देते। वक्त ज्यादा हो अपर्णा जाएगा। यादव जी एक मुझे आर्टिस्ट होगा भाई हैं। इसका। सुन लीजिए, नहीं, मैं आप केवल सुन लीजिए संदीप भाई सुन लीजिए। संदीप भाई, मैं आपको बता दूं, आप सुन लीजिए संदीप भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अपर्णा यादव जी एक आर्टिस्ट हैं, एक सिंगर हैं, और वो चाहें तो अभी भी गवर्नर साहब के पास जो लिस्ट पड़ी है वो 5 अगर वो मुलायम सिंह यादव की बहू ना होती तो उनके नाम पर चर्चा भी होती क्या? नेताजी ने उन्होंने कहा लेकिन नेताजी ने उनको कहा कि नहीं, आप जाइए और जनता के बीच जाके अपने को जज ओहो, कीजिए और ये तो तब एहसान निकल के कर आइए। दिया। तो ये तो एहसान कर दिया। चीज जोड़ देना कि जनता पर परिवार- एहसान हो परिवार- गया। अरे क्या, मैं तुलना करना चाहूंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अरे ये संदीप भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये स्पष्ट बात हो नीति रही है। आप भारतीय जनता पार्टी क्या की काम ये किए हैं, और हम इनके जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह स्पष्ट नीति है कि एक परिवार बोल के लीजिए, आप ही सदस्य को ही को सरकारी पद दिया जाएगा। अगर धूमल जी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनके बेटे वरिष्ठ सांसद होने के बाद भी उन्हें कोई भी सरकारी पद नहीं दिया गया। अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं तो उनके बेटे देखिए, दुष्यंत फिर को आप कोई ये बात पद नहीं उठाएंगे, दिया गया। चाल एक चरित्र मिनट चेहरे की मुझे बात खत्म उठाएंगे। करने दीजिए नहीं साहब। नहीं भारतेंद्र अगर मेनका जी, जी तो मंत्री हैं- येदियुरप्पा दोबारा प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गए कर्नाटक में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे पर कोई टिप्पणी नहीं की, तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई तो येदियुरप्पा आ गए। उन पर अभी आरोप तो लगे हुए हैं। अरे मौर्य जी पे आरोप वो तो हैं ही, उनको उनके बारे आरोप तो साहब राजनीतिक व्यक्ति पर निरंतर लगते रहेंगे। हाँ। सरकार जिसकी भी होगी वो विपक्ष के लोगों पे ये एक तरीका बन गया है कि झूठे मुकदमे किए जाए। अब मेरे पे झूठे मुकदमे हुए हैं, अब मौर्य जी पे जो भी मुकदमे हुए हैं वो सब राजनीतिक हैं। जो उन पे हत्या का मुकदमा था उसमें जो जजमेंट है वो स्पष्ट कहती है कि वो वहां गांव पे नहीं थे, वहां गांव में लाउड स्पीकर नहीं था, और जज ने उन्हें बिल्कुल बाइज्जत बरी किया गया है। तब भी आप ये मुद्दा बार बार उठाए जा रहे हैं कि साहब मुकदमे हैं, मुकदमे। थोड़ी सी जांच कर लें, अंदर जाके थोड़ा देख लीजिए। हर मुकदमा जो उनके खिलाफ है, पूनिया साहब तो खैर ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट तो मुकदमे लिखते हैं, ये अपने ऊपर थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो हमारे PL जैसे पूनिया साहब। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर ही लिखेंगे। पीएल पूनिया साहब पर मुझे बताइए, विकास का क्या होगा? ये तो यूपी वही पुरानी राह पर चल रहा है, पुराने ढर्रे पे। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा, 90 का दशक रिविजिट होता दिख रहा है। कोई कमंडल की बात कर रहा है, कोई मंडल की, और कोई कमंडल मंडल दोनों के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहा है। वही बात, वही ढाक के तीन पात। नहीं, मैंने शुरुआती दौर में ये कहा था कि आप लेके आ रहे हैं कि एक जाति विशेष को ये प्रभाव पड़ेगा, हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसलिए इनको लाए हैं, उनकी खासियत भी बताई जा रही है। वही मैंने सवाल खड़ा किया था कि विकास का क्या होगा। आप सब जगह कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और पिछले चुनाव के दौरान में, लोकसभा चुनाव के दौरान में जो वादे किए थे, विकास के वादे किए थे, गुजरात मॉडल, हर प्रदेश को गुजरात बना दिया जाएगा, वो कहाँ चले गए वादे? जो 15-15, 20-20 लाख के अकाउंट में पहुंचने वाले थे, वो कहाँ चले गए? जो नौजवानों को 10 करोड़ की नौकरियां मिल रही थी, उनको रोजगार मिलना था, वो कहाँ चले गए? उसकी कोई चर्चा नहीं है, और उसके जमीन पे कोई काम नहीं है। जब ये आएंगे, उतर के आएंगे, तो ये काम नहीं आएगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, इसका चेहरा देख के वोट देंगे। लोग पूछेंगे सरकार कि आपने क्या किया, जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? जाएगा। पर इसमें राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे। कुछ सवाल मैंने जानबूझकर छोड़ दिए थे, पर मैं अब आपसे पूछता हूं। विनोद, मुझे ये बताइए, इस खबर में 2-3 बातें और छुपी हुई हैं। आरएसएस का जिस तरह का डीएनए रहा है, और बीजेपी भी एक ब्राह्मणिकल पार्टी, ब्राह्मणवादी पार्टी है। हाँ, पर ये एक, अब ये कच कर दिया उन्होंने, पर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भारतेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक मेकओवर भी हो रहा है क्या बीजेपी में? देखिए, कि 2 ओबीसीज को, 1 दलित को, 5 राज्यों के अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ओबीसी पर तरजीह। देखिए
पिछड़ों पर तरजीह। ये मेकओवर बीजेपी का आज से नहीं हो रहा है। हाँ। गोविंदाचार्य जब बीजेपी के संगठन महासचिव सोशल थे, इंजीनियरिंग जो तब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उन्होंने निकाला था, इसमें जिसके तहत बिना घोषणा किए हुए कल्याण सिंह को 1991 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसलिए कि वो ओबीसी थे और उस लोक जाति से थे जो बीजेपी का वो बड़ा वोट बैंक प्रोसेस था। फास्ट ट्रैक होता दिख रहा है। प्रोसेस वहां से शुरू हुआ। अब फास्ट ट्रैक हो रहा है फिर से उस पर। नहीं, फास्ट ट्रैक हो रहा है, 2014 में फास्ट ट्रैक हुआ। नरेंद्र मोदी जी की जाति 2014 के चुनाव से पहले कोई नहीं जानता था। गुजरात चुनाव में कभी उनकी जाति का मुद्दा सामने नहीं आया। 2014 में उनको पिछड़े प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। खुद उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि मैं छोटी जाति में पैदा हुआ हूं और अगली सदी पिछड़ों की होगी, आने वाला जो दशक पिछड़ों का होगा। बिहार चुनाव में बाकायदा उनकी पुराने फोटो जो है और उनको दिखा करके बाकायदा अति पिछड़ा बताया गया और अमित शाह जी ने कहा कि देश को पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री भाजपा ने दिया। हालांकि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था, देवगौड़ा पहले पिछड़े प्रधानमंत्री थे। ये सब तो ये मेकओवर तो तब से चल रहा है। दरअसल बीजेपी एक दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती रही। उस पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि मनुवादी जो विचारधारा है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है संघ के अंदर, नहीं, ये जो अमीर बनाम गरीब कर दिया है एक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कि गरीब पृष्ठभूमि से आए हैं, उस चीज पर लगातार अब बात को कहा जा रहा है। उसमें वही जो मैंने शुरू में भारतेंद्र जी से भी पूछा कि सूट बूट की सरकार, वो अभी तक उसकी कसक बाकी है क्या, उसको दूर करना है? अवचेतन में वो चीज है। इसलिए है कि देखिए बार बार आरोप ये लगता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगता है, सूट बूट का आरोप लगता है और उसको हमेशा दूर करने की कोशिश। बैक टू ग्रास रूट्स, बैक टू ग्रास। इसीलिए बताया जा रहा है भाई चाय बेचते थे, अखबार बेचते थे, बहुत अशोक सिंघल जी के यहाँ रह के पढ़े, तो ये सब शास्त्री जी आचार्य बीरबल के यहाँ रह के पढ़े थे। कभी किसी ने नहीं कहा कि आचार्य बीरबल के यहाँ रह के काशी में पढ़े हो। तो लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि भाई इतने वो साधारण बैकग्राउंड के। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये संदेश देना चाह रही है कि हम गरीब आदमी के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं और साथ में हम हिंदुत्ववादी भी हैं। तो मैंने कहा ना कॉकटेल, वो कॉकटेल नहीं है, पैकेज पैकेज हो रही है। लेकिन फिर विकास इसमें जो है वो विकास प्रधानमंत्री की जी के ही जिम्मे है। हाँ। वो जब प्रधानमंत्री जी जाएंगे विकास की बांसुरी तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। हाँ। और वो विकास का नारा, क्योंकि वो उनकी एक छवि विकास पुरुष की छवि है। भारतेंद्र, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ उससे पहले शुरू से प्रचारकों के द्वारा चलाई जाती है पार्टी। जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, जो संघ से आते हैं, ये संगठन का मामला है, मैं आपको बता दूं यदि आपको पता ना हो। और प्रचारक जो हैं वो ज्यादातर गरीब उसके परिवेश के होते हैं। अटल जी गरीब परिवेश के थे, अडवाणी जी जब आए थे तो अपना सब कुछ खो के आए थे पाकिस्तान में, वो भी प्रचारक थे। अपने शिवराज चौहान जी प्रचारक रहे हैं। जितने भी बीजेपी के, गोविंदाचार्य जी का आपने नाम लिया, वो भी प्रचारक थे। तो जो भी प्रचारक होता है 10-12 साल वर्ष के बच्चे को जो पूर्णकालिक काम के लिए आदमी अपने घर से भेज देता है, हाँ। केवल इसलिए कि उसे वहां पर शिक्षा मिलेगी। एक आखिरी सवाल के लिए वक्त है मेरे पास। राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं बिल्कुल फाग एंड में इस डिस्कशन के, और आरएसएस की चर्चा हो रही है। तो एक ही सवाल राकेश सिन्हा आपसे, 2014 में ये कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह का प्रत्याशित बहुमत हासिल किया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने, ऐसा लगा कि आरएसएस को दरकिनार कर दिया जाएगा या वो वर्चस्व नहीं रहेगा। यहां तो उल्टी गंगा बह गई है। लगता है आरएसएस का दबदबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बीजेपी में। देखिए, पहले का कयास और अभी का निष्कर्ष दोनों गलत है। हाँ। पहले भी कयास आपने काल्पनिक आधार पर लगाया कि आरएसएस दरकिनार कर दिया जाएगा, और आज जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आरएसएस का दबदबा बढ़ रहा है, वो भी गलत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों के आंदोलनों से बढ़े हुए लोग जब राजनीति में जाते हैं तो उनकी दृष्टि व्यापक होती है, उनकी दृष्टि में समदृष्टि होती है और इंक्लूसिव होता है, सर्वसमावेशी होता है। केरल में पुमन्नम राजशेखर जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सीपीएम को सबसे बड़ी चुनौती मिल गई। यह इस आधार पर मिली कि उस व्यक्ति ने सामाजिक आधार पर काम किया है। तो सामाजिक बराबरी की बात करना किसी दल का एकाधिकार नहीं है। आज आरएसएस ने जो जमीन पर काम किया है वो जमीन का काम भारतीय जनता आरएसएस की तूती बोल रही है ना बीजेपी में, आरएसएस की तूती बोल रही है बीजेपी में। आज इतना ही मैं बोल रहा हूँ, नहीं, हमारा बीजेपी स्वतंत्र संगठन, मायावती जी तक चिंतित हो गई हैं नए नेतृत्व के आने से। हाँ। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में जो सामाजिक बराबरी की बात है वही चुनौती उन दलों को दे रही है जो नारों के आधार पर सामाजिक बराबरी की बात करते हैं और विभाजन का काम करते हैं समाज में। आज कम से कम संघ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, हाँ। वो सोशल इंजीनियरिंग रचनात्मक है। चलिए, सोशल इंजीनियरिंग पर तो कम से कम एक आम राय बन गई है। राकेश सिन्हा आपका, भारतेंद्र सिंह, विनोद अग्निहोत्री, पीएल पूनिया
और नावेद सिद्दीकी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास की बात बहुत कम होती जा रही है, ये एक कड़वी हकीकत है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।